बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा चलेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए जलसों से खिताब भी करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जब धरना होगा, जब इख्तिताम पजीर होगा लॉन्ग मार्च, तो वहाँ पर ख़ुद मौजूद होंगे। अभी तक इमरान खान साहब का मुकदमा कायम नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत भी इनकारी है उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करने के लिए जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है। मेडिकल लीगल का मामला भी अपनी जगह पर सवालात को जन्म दे रहा है। इमरान खान साहब किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए, अपना मेडिकल लीगल नहीं करवाया, और जो शख्स मौज़म PTI का कारकुन शहीद हुआ उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया ताकि ये जाना जा सके कि मौज़म को किसकी गोली लगी, इमरान खान साहब को कितनी गोलियाँ लगी। ये भी सवालात अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए कि इमरान खान साहब अपने शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से उनके अपने डॉक्टर्स जो बयानात देंगे वही काफ़ी समझे जाते हैं। कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को सरकारी हॉस्पिटल से अपना मेडिकल लीगल करवाना है, और वो मंजर आम पर तभी आ सकता है जब इमरान खान साहब ख़ुद किसी सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे और अपना मेडिकल लीगल करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब के अंदर IG पंजाब को हटाने की बातें हो रही हैं, CCO लाहौर मुअत्तल किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत इस फैसले को मानने से इनकारी है। एक सियासी बहरान बढ़ता ही चला जा रहा है, और जो मौज़म शहीद हुआ उसके बच्चों से इमरान खान साहब मिले, और उन बच्चों से मिलते हुए उन्हें दिलासा देते हुए उनकी शर्ट के ऊपर इमरान खान साहब दस्तखत करते हुए दिखाई देते हैं। कई लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस मौके पे ये नहीं करना चाहिए था। PTI की लीडरशिप कहती है कि बच्चों की खुद दरख्वास्त पर ये दस्तखत किए गए, या ऑटोग्राफ दिए गए, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 3 बच्चों का बाप फौत हुआ, वो इस हवाले से गमज़दा हैं, दुखी हैं, तो क्या इस मौके पर भी सियासत की जानी चाहिए? लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर लाशों पर सियासत होती है। पाकिस्तान में जब एक दूसरे के पॉलिटिकल वर्कर कत्ल हो जाते हैं तो उनके कत्ल के मुकदमा दूसरे मुखालफिन के कायदीन के ऊपर दर्ज करवाए जाते हैं ताकि सियासत को आगे बढ़ाया जा सके। बेरहम सियासत इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में शायद सीने में दिल नहीं होता, और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ये सारे मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर साफ़ी नज़ीर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करते हैं। मज़हर साहब, एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि कहीं मुलाकात हुई है सदर आरफ अलवी और किसी के माबैन, जिसके बाद शायद मुमकिन था कि मार्च को मुलतवी कर दिया जाता, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि मार्च होगा। जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, IG पंजाब के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से पंजाब में एक अजीबोगरीब किस्म का बहरान है। इन हालात में मार्च के लिए कितने ख़तरात होंगे? शुक्रिया मलिक साहब। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए कि इमरान खान साहब ख़ुद भी ये कह रहे हैं, उनके जो करीबी हल्के हैं वो भी ये कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो भी ये कह रही हैं, और मुझे जो है इसलिए ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि मेरा ख्याल है, देखिए बहादुरी एक चीज़ होती है, लेकिन अगर उनकी पार्टी के लीडर्स को अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि बहादुरी अपनी जगह होती है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम किसी बड़े लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इसका मवाजना अगर कर लें 18 अक्टूबर 2007 को, जब इतना बड़ा जो है सान्या हुआ था कि जिसमें 100-150 लोग मर गए थे पीपल्स पार्टी के, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो फ़ौरन पहुंच गई थी दूसरे दिन अस्पताल, तो उसे लोगों ने ब्रेवरी का नाम दिया। ब्रेवरी ज़रूर अपनी जगह है, लेकिन उनके जो पार्टी के सिक्योरिटी लोग थे उन्होंने इसकी कंसर्न शो की थी कि ये एडवेंचरिज्म भी होता है। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू, और कोई तीन जगह उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, और फाइनली वो कामयाब हो गए। तो अब आप सोचें कि जो 27 दिसंबर का वाक़या हुआ है वो कितना बड़ा लॉस पार्टी को हुआ है उसका, कि पार्टी उसके बाद रिकवर्ड नहीं कर सकी। बिल्कुल। देखिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अगर कोई एक और ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, अल्लाह ताला महफूज रखे इमरान खान साहब को, तो हमारी सियासत में पहले ही इस तरह के वाक़यात ने हमारी सियासत को बहुत ज़्यादा बिखेर दिया है। तो मेरा ख्याल है
उनकी वो इससे बेहतर होता है कि वो डायरेक्ट इस्लामाबाद में आने का लोगों को कह देते। अब यहाँ से, और पंजाब में जिस तरह सूरत हाल है कि ना आज तक FIR दर्ज हो पाई, पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ में अलग झगड़ा चल रहा है, PTI और इवन PMLQ के अंदर इस मसले पे थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र आता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इमरान खान का अपना फ़ैसला अपनी जगह है, PTI का अपना फ़ैसला अपनी जगह है, लेकिन सिक्योरिटी ख़तरात मौजूद रहेंगे और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा रहेंगे। नज़ीर लगारी साहब, जो अहमद अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में जलसा कर लें इमरान खान साहब, तो इस सूरत हाल में जिस वक्त बेचैनी की कैफियत है, लॉ एंड आर्डर इस वक्त बड़ी मुश्किल से पंजाब के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, IG पंजाब साहब को हटाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी काम नहीं करना चाहते, DPOs इस बात का कह रहे हैं कि हमें अपने ओहदों से हटा दिया जाए। इन हालात में इमरान खान साहब क्यों बज़िद हैं? शुक्रिया। एक तो नज़र ने बात की और रिलेवेंट बात है। ज़ाहिर है कि अगर सिक्योरिटी के खदशात और सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं तो फिर बहुत सोच समझ कर फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन ये इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बेनज़ीर से जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं इस वाक़े से पहले, 17-18 अक्टूबर के वाक़े से पहले और 27 दिसंबर के वाक़े से पहले, तो इस बात से कन्विंस थी, उन्हें पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब वैसे भी और बेनज़ीर अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ पर ही वो टारगेट पर थी और उसे सिस्टम ने उस पार्टी को या उसको अब तक सिस्टम ने कबूल नहीं किया, हमेशा उसको अंडरमाइन किया, उसको कट टू साइज किया, हमेशा किया जाता रहा। ये तो लाडला है ना, इसकी वजह से सिस्टम ने इसकी वजह से सिस्टम ने तकसीम होना गवारा किया है, अपनी सफ़ों में दरारें डालना कबूल किया है और वो इनके लिए बहुत ही नर्म गोशे रखते हैं और बहुत से ज़्यादा नामो पयाम चल रहे होंगे और इस तरह से वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, इनको कोई इस तरह से लूज नहीं करेगा। ये वाक़या भी देखना चाहिए, ये ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कैसे हुआ है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका टारगेट करने वाला कौन है और किसने किया है। अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, कोई हाई लेवल इंक्वायरी हो, इम्पार्शल हो और वो उससे चीज़ें सामने आएंगी। मुझे अब भी ये गुमान है कि इसके लिए जिस सिस्टम ने अपने तकसीम तक गवारा किया या तकसीम का तासुर देना गवारा किया है, वो इनके ऊपर जल्दी या किसी भी तरीके से हाथ उठाने पर अपने आप को माजूर समझेगा, ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क में एक मसाले के तौर पर हैं, किसी मसले के हल के तौर पर नहीं है और इससे मैं बहुत सी चीज़ें ख़तरनाक भी देख रहा हूँ और मैं बिल्कुल सूरत हाल को इस हद तक ख़तरनाक देख रहा हूँ कि हमें इनकी सिक्योरिटी ज़रूर करनी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए, लेकिन असल सिक्योरिटी जो है मुझे लग रहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी भी दाव पर लगी हुई है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब, इमरान खान साहब बज़िद हैं, अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटना चाहते। अब तो कोई डायलॉग का इम्कान भी नहीं रहा क्योंकि वो फ़ौज के इदारे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी तरफ PMLN से, पीपल्स पार्टी से, हुकूमत से किसी से वो बात करने को तैयार नहीं है, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इसके बावजूद कि इतना बड़ा एक वाक़या हो चुका है। उनकी मर्जी, इज ए लीडर और उसने लीडर ने हदायत दे दी है कि तुम सब लोग पहुंचो रावलपिंडी, मैं आपको वहां पे ज्वाइन करूंगा। कौन रोक सकता है इमरान खान साहब को ऐसे फैसले करने से? और फिर जिस तरह मेरे सीनियर सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि राब्ते हैं और राब्तों में से भी उनको शय मिली होगी कि भी जारी रखो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। बहरहाल उनको अपनी जान का आपको खतरा नहीं लेना चाहिए और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो टेलीफोन के जरिए खिताब किया करेंगे जलसों से। इट्स अ गुड आइडिया, साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो इट्स इज नॉट ए बैड आइडिया। मकसद तो उनका है कि कब्जा करना इस्लामाबाद पे, तो उस कब्जे की वो जिदोजहद जो उन्होंने शुरू की है उसको जारी रखने का उनको पूरा हक है, जब तक वो आईनी हदूद में रह के और लॉ एंड ऑर्डर के को वायलेट नहीं करते, उनको हक है कि वो जाएं। लेकिन इस्लामाबाद पर कब्जा कैसे करेंगे इफ्तिखार साहब?
वो कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कोई 40-50 हज़ार कमिटेड वर्कर आ जाएं खैबर पख्तूनख्वा से, और 10-1,000 वहाँ से आ जाएं अपना ये जो कश्मीर है, 5-7 हज़ार गिलगित बल्तिस्तान से आ जाएं, और पिंडी में उस वक्त तक 20-25 हज़ार का मजमा इकट्ठा हो जाए, तो फिर ये 1,00,000-1,15 अगर चल पड़ा तो फिर चल पड़ा। यही प्रोग्राम है, यही मनसूबा है। नहीं तो हुकूमत रोकेगी नहीं? क्या हुकूमत भाग जाएगी छोड़ के इक़्तिदार के? ठीक है, इमरान खान साहब आ गए हैं, आके बैठे। भाई मैंने यही कहा, यही तो मनसूबा है। जब ये ऐसा करेंगे तो हुकूमत वैसा करेगी जो आप कह रहे हैं, तो मनसूबा तो मुकम्मल हो जाएगा। तो नतीजा क्या निकलेगा इफ्तिखार साहब? इस्लामाबाद जाएंगे, कब्जा कर लेंगे? आपने तो PNA की तारीख में शमूलियत भी इख्तियार की हुई, आपको पता है। कोई और आ जाएगा? मैंने कब का कोई और आ जाएगा? मैंने नतीजे की बात कर रहा हूँ। बस सिर फटेंगे, चीजें तबाह होंगी, आगे लगेंगी, नुकसान होगा। ऐसी चीजें तो हो सकती है ना, जो अभी तक नहीं हुआ। आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यकीन कीजिए, मुझे पाकिस्तान के अवाम की अजमत को सलाम करने को जी करता है कि वो सियासी तौर पर कितने बाशऊर हैं। वो जलसों में गए, उन्होंने इनकी तकरीर सुनी, लेकिन जब इन्होंने कॉल दी कि सारे मुल्क को बंद कर दो, तो उस कॉल का जो रिस्पॉन्स आया, वो मेरे दो साथी जो मेरे साथ मौजूद हैं आपके इस प्रोग्राम में, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। और इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो बाशऊर है, वो फैसला करेगा वोट के वक्त। और बिल्कुल मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ कि डेमोक्रेसी में वोट विल डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द रूलर, हु विल रूल द कंट्री, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, विच पार्टी हैज अ राइट टू रूल द कंट्री। ये जो तरीकाकार ये सोच रहे हैं लाहौर में बैठ के तकरीर करने का, ये जरूर करें। इनको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं समझा सकती, ना रोक सकती है। चलिए ठीक है, इफ्तिखार साहब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, अगर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के पूरे उनके जो देखा जाए सूरत हाल को, उससे लगता यह है कि इस पर सियासत ज़्यादा हो रही है। इमरान खान साहब ने मेडिकल लीगल नहीं करवाया, यास्मीन राशिद साहबा, कुछ इतलात ऐसी हैं कि जो मेडिकल लीगल हुआ उसको रिकॉर्ड को अपने घर ले गई, डॉक्टर फैसल शौकत खानम का रिकॉर्ड अपने पास ले गए, जो बंदा मौज़म शहीद हुआ जो कारकुन, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। तफ्तीश कैसे होगी, किसने हमला किया, मौज़म कैसे बेचारा शहीद हुआ? PTI जो उसको सारा प्रोटेसाइज करती चली जा रही है। देखिए मलिक साहब, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, यहाँ तासुर जो है वो हकीकत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप किसी के बारे में एक तासुर कायम कर दें, किसी वाक़े के बारे में एक तासुर कायम कर दें, किसी शख्सियत के बारे में एक तासुर कायम कर दें, तो हकीकत कुछ भी हो, वो तासुर जो है वो उसके फॉलोअर्स के अंदर जो है वो चला जाता है। और यही इसीलिए, वरना तो आप देखें कि क्रिमिनल केस तो बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है। क्रिमिनल केस में पहली चीज़ ही FIR होती है, क्रिमिनल केस में पहली चीज़ ही MLO होती है, और वो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू होती है। तो यहाँ जो इशू आ रहा है वो यही आ रहा है। अब मुझे उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट का भी, पंजाब पुलिस का भी, आप किसी शख्स को FIR लिखवाने से नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आपकी FIR कबूल नहीं है। आपको दरख्वास्त तो लेनी है। आप उस पर बाकायदा स्टैम्प करके देते हैं, आप कच्ची FIR कार्ड देते हैं, कच्ची FIR लिखवा देते हैं, लेकिन आप कोई ना कोई रिसीव करके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसके हवाले करते हैं। यहाँ कैसे, किस लिहाज से आप कह सकते हैं? आपका पॉलिटिकल स्टैंड अपनी जगह है, और अगर जब FIR कोई गलत आप नाम दे देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उसका बेनिफिट सिर्फ असल मुल्ज़िम को जाता है। यहाँ इमरान खान साहब जो नाम दे रहे हैं, या इससे पहले हमने अगेन मैं कहूँगा कि माजी में भी इस तरह की चीज़ें हुई कि आपने नाम दे दिया, आपको भी पता था, आपके पास शवाहिद नहीं है। माजी में भी अगर नज़ीर लगारी साहब और इफ्तिखार साहब को पता है, मैं फिर 18 अक्टूबर की बात करूँगा। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने 4-5 नाम दिए थे ना, उन्होंने ख़त भी लिखा था, उन नामों को FIR का हिस्सा नहीं बनाया गया। और उस वक्त भी, जब भी मेरी उस वक्त भी बात हुई थी बेनज़ीर से, कि आपके पास अगर शवाहिद नहीं है तो महज शक की बुनियाद पे नाम देने से जो रियल कल्प्रेट्स हैं वो भी बच जाते हैं। ठीक, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को, लेकिन एक पॉलिटिकल तासुर उन्होंने बनाया,
और वो उसमें कामयाब हुआ। टारगेट एन मुमकिन है, जो फायरिंग हुई थी, जो गन लेकर आया था, उसका टारगेट इमरान खान ही थे। अगर वो नहीं पकड़ी जाती तो हो सकता है वो ऑटोमेटिक गन थी, उससे इमरान खान को की जान को ख़तरा हो सकता था, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था। और अभी भी यही जब मैं बात कह रहा हूँ कि ठीक है कि आप वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन अगर एक जुलूस जा रहा होगा, उस जुलूस में खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया तो पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। लेकिन मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल क्योस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक अनारकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ऐसी सूरत हाल की तरफ अब हो सकता है कि उनके जहन में श्रीलंका हो, उनके जहन में चाहे श्रीलंका हो या टर्की हो, जो भी हो, उसका नतीजा एक स्मूथ ट्रांजिशन में नहीं नज़र आता। मुझे नहीं नज़र आता कि हम जमहूरियत किस्म इस सूरत हाल में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सूरत हाल अच्छी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट के रवैये हों, गवर्नमेंट का रिटेलिएशन होगा तो भी ख़तरनाक है। और इतने अरसे में जिस तरीके से जितना एग्रेसिवली वो जा रहे हैं इमरान खान, तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो फाइनल शोडाउन होगा उसका नतीजा क्या निकलेगा। तारीख़ में तो नतीजा अच्छा नहीं निकला। नज़ीर लगारी साहब, आपको भी लगता है कि कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा? क्योंकि इमरान खान से जो मदद साहब मिसाल भी दे रहे हैं, श्रीलंका का मॉडल जहन में हो सकता है, टर्की का मॉडल जहन में हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमने माजी में भी हमने जो ऐसे वाक़यात हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात, इल्ज़ामात हम हमेशा अपने मुखालफिन पर लगाते हैं। इवन आप अगर मॉडल टाउन वाक़े की बात करें तो एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली ख़ान, राना सनाउल्लाह जो इस्लामाबाद बैठे थे, पूरी एक फ़हरिस्त थमा दी गई थी डॉक्टर तैयब कादरी साहब की तरफ से कि ये लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं। अब भी इमरान खान साहब चाहते हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक सीनियर फ़ौजी ऑफिसर पर यह मुकदमा कायम कर दिया जाए। मेरे ख्याल में उनके पास माजी की मिसालें ही हैं। एक FIR दर्ज कराने के लिए अहमद रज़ा कसूरी गए और वहाँ पर हिचकिचाहट हो रही थी। राव रशीद कहते हैं कि मैंने कहा कि दर्ज करें, दर्ज कर ली गई। फिर जस्टिस शफीउर रहमान का कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने भुट्टो को बिल्कुल क्लियरली उसमें कहा कि नहीं, इनका कोई वो नहीं है, और पूरे उस सारे डॉक्यूमेंट को एक तरफ फेंक दिया गया। उस FIR को लिया गया, ट्रायल किया गया और तारीख का बदतरीन ट्रायल हुआ और उन्हें हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। मैं ये समझता हूँ कि ये बात हर आदमी समझता है। ये FIR कटवाना चाहते हैं और इतनी बड़ी पोलराइजेशन को ये पैदा कर रहे हैं, इतना बड़ी जो है बहुत बड़ा, और ये डेमोक्रेटिक अंदाज नहीं है। मैं पहली बात करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब का डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं है। ये कभी पार्लियामेंट में नहीं बैठे, ये कभी पार्लियामेंट की हैसियत को कभी नहीं मानते। अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत को नहीं मानते, हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन को नहीं मानते। इनका कोई ऐसा वो नहीं है, ना इनका डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड है, ना इनकी डेमोक्रेटिक जिद्दोजहद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इनको लाया गया, लॉन्च किया गया और फिर इनके लिए पॉपुलरिटी के ग्राउंड बनाए गए और पॉपुलर कहना शुरू कर दिया। ये मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि घरों में लोग जो थे चल रहे थे, जिस वक्त धमाका हुआ है 18 घंटे के बाद 7 बजे से रात को 1 बजे तक 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला हुआ, और उसके बाद घरों में भी लोग थे, जहाँ जलसा होना था वहाँ भी भरा हुआ था, पूरा शहर जो है खड़ा हुआ था। उसके बावजूद जिन्होंने टारगेट करना था उन्होंने टारगेट किया है, वो टारगेट होना ही था उन्हें। अब भी अगर मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है कि जिसके बारे में इदारे तक अपनी तकसीम का तासुर तक देते हैं, तो फिर तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा उनका पूरे खानदान को निशान इबरत बना दिया गया। ना बेटा छोड़ा गया, ना एक बेटा छोड़ा गया, बेटी को वो कर दिया गया जिसने सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखा, वो जिंदा बैठी हुई है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। तो एक तो ये सूरत हाल है। और इनके बारे में या क्या हम ये कहें कि जनाब जिन जनरल साहब का नाम ले रहे हैं वो हैं इसके अंदर, और FIR दर्ज करने के बाद कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा और जाकर उनको इन्वेस्टिगेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को ये आम तरीका अख्तियार कर लिया गया है, नहीं हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 4 नाम दिए थे, उनमें से 2 नाम तो अब भी इस हुकूमत में शामिल है ना, वो इजाज शाह भी शामिल हैं और ये भी शामिल हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और एक अरबाब रहीम का नाम था, अरबाब रहीम भी हुकूमत का हिस्सा समझा। तो ऐसा नहीं है, प्यारों का अलग होता है और जो दुश्मन होते हैं, जिनको दुश्मन समझा जाता है, उनके लिए बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल दूसरा पैमाना होता है। और अब जो है
मैं समझता हूँ कि सूरत हाल को पोलराइजेशन की तरफ गया है, नतायज और होंगे। ये नतायज जो हैं, मुझे अफराद की सिक्योरिटी से ज़्यादा मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लग रहा है, और मैं इस सारे हालात को मैं मुल्क के लिए ख़तरनाक समझ रहा हूँ। अफराद मैटर करते हैं, उनकी ज़िंदगी मैटर करती है, और अल्लाह करे कि इमरान खान हमेशा सलामत रहें, लेकिन ये मुल्क के लिए एक संगीन मसला पैदा हो रहा है और बहुत बड़ी गहरी चीज़ें बन रही हैं, जिनको हम शायद बाद में एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि असल ख़तरा जो है मुल्क को है। इफ्तिखार साहब, जो ऐसे मुकदमात कायम करवाने से असल जो मकसद है वो तो फिर पोशीदा रह जाता है। इमरान खान साहब मुकदमा कायम करवा दें बेशक शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, लेकिन असल मुलजमान तक फिर हम कैसे पहुँच पाएंगे? ख़तरात की बात की जा रही है। फ़ौज के तर्जमान वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हम अपने हर सिपाही, हर अफसर की कहीं किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तासर को तो फ़ौज ज़ाहिर कर रही है कि कोई ग्रुपिंग हो सकती है या कोई किसी की सपोर्ट हो सकती है। फ़ौज बार बार कह रही है कि सियासतदान अपना काम करें, हम अपने काम में किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। तो फौज तो यही कहती रही है, फौज तो हमेशा से ही कहती रही है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी यही कहा था कैबिनेट की मीटिंग में आके, वी आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ था? इस बहस में अगर हम ना ही उलझे तो बेहतर है, छोड़ें इस मामले को। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारा खेल पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हो रहा है। इक्तिसादी तौर पे हम कहाँ खड़े हैं, आपको बाइडेन का वो फिक्रा पता नहीं क्यों नहीं हॉन्ट करता। उसने बिला वजह पाकिस्तान के एटमी हथियारों के बारे में ऐसे नहीं कह दिया था, चलते चलते रास्ते पे चलते चलते कह दिया। उसके लिए एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे झगड़ा हो रहा हो, फसाद हो रहा हो, इक्तिसादी तौर पे वो बदहाली के बुरे हालात में से गुजर रहा हो, जहाँ पे सोसाइटी में मुकम्मल तकसीम हो गई हो, जहाँ पे इंतहा पसंद रवैये जो हैं जन्म ले चुके हों, तब इस मुल्क की तबाही का जो आखिरी नुस्खा है उस पर अमल किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन देख तो मैं यही रहा हूँ। यानी क्या मिल गया वजीराबाद तक के मार्च में, और क्या मिल जाएगा वहां से लेके पिंडी तक के मार्च में, मार्च ये कि जो बात मदर अब्बास साहब कह रहे हैं और जो लगारी साहब कह रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो नुकसान तो गरीबों का होगा, गरीबों के बच्चे मारे जाएंगे। और हमारे सामने मिसालें भी मौजूद हैं। ये नहीं कि हम जो री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, हम समझा रहे हैं, हम समझा ही सकते हैं। हमारे समझाने को कहा जाता है कि ये लिफाफे साफी हैं जो ये समझा रहे हैं। अब बताओ क्या आदमी करे? आदमी समझा ही सकता है, आदमी मिसालें दे के बता ही सकता है ना कि भाई माजी में पीने की तहरीक चली, क्या नतीजे निकले, माजी में बेनज़ीर के ऊपर के पूरे काफिले पर हमला हुआ, क्या हुआ, फिर आखिरकार बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। ये सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। तो इससे क्या जमहूरियत मजबूत हुई? क्या लोगों की गुर्बत कम हुई? क्या लोगों को इंसाफ मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो हम मिन्नत करते हैं इन लोगों की कि आप इनकलाबी जो आगे ना नए, और जो एक दोस्त कह रहा था ये तुर्की जैसे होंगे और एक दोस्त ने कहा श्रीलंका जैसे होंगे। खुदा खैर करे हमारे पे, ना हम तुर्की जैसे इनकलाबी बना पाएंगे, ना बना सकते हैं, और ना ही हमें श्रीलंका बनना है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि ये अपनी सियासत जरूर करें, इलेक्शनों का इंतजार करें, आप ताकत में आए, वोट के जरिए पार्लियामेंट में जाओ यार, पार्लियामेंट के बेंच तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यू आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो जाना नहीं चाहते, वो तो इलेक्शन जीत कर भी नहीं जाना चाहते। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और वापस आएंगे तो बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। जब ये पूछा गया कि क्या पंजाब के अंदर KPK के अंदर एमरजेंसी लग सकती है या मुल्क के अंदर कोई इस बात का इम्कान है कि कोई गवर्नर राज इन सूबों में लग सकता है, तो उन्होंने इस जवाब को बड़े आराम से जो है वो वेल लेफ्ट कर दिया। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुनः एक बार फिर खुशामदीद। मदर अब्बास साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि क्या पंजाब में KPK के अंदर एमरजेंसी गवर्नर राज लग सकता है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का जवाब देने से बहरहाल इनकार ही किया। उन्होंने कहा मुल्क के हालात बड़े ऐसे ख़राब है, इक़्तिसादी तौर पर मुल्क तबाही का शिकार है, हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ना एमरजेंसी के हवाले से कोई रिप्लाई किया, ना मुल्क के अंदर, ना पंजाब और KPK के अंदर गवर्नर राज लगाने के बारे में कहा। लेकिन देखा जाए अगर पंजाब में, हम लाहौर में इस वक्त बैठे हैं, पंजाब में सारे अफसरान छुट्टी पर जाना चाहते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं
कि हुकूमत पंजाब हुकूमत के अंदर दरारें हैं। PTI नाराज़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नाराज़ हैं PTI से। इन हालात में वफाकी हुकूमत चाहती है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। CCPO को मुअत्तल किया जा चुका है। पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम इस मुअत्तली के अहकामात को मानते नहीं हैं। देखिए मलिक साहब, गवर्नर राज तो वैसे भी अब 18वीं तरमीम के बाद बहुत मुश्किल सी चीज़ हो गई है। तो और इसमें अगर इस वक्त गवर्नर राज वफाकी हुकूमत लगाती है तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे उन्हें बहुत नुकसान होगा। अगर PTI और PMLQ के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं तो उनको अब ये FIR का मसला बेसिकली तो पंजाब गवर्नमेंट और इनके दरमियान बन गया है ना। तो उन्होंने इनकार कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने FIR उस तरह दर्ज करने से। तो उस दौरान मुझे नहीं लगता गवर्नर, हाँ लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि अगर सिचुएशन इस्लामाबाद में आउट ऑफ कंट्रोल होने जाएगी तो आर्टिकल 245 का इस्तेमाल की तरफ इशारा भी दिया गया है माजी में। अभी हाल ही में जब DGISPR वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अगर वफाकी हुकूमत कहेगी तो आर्टिकल 245 लग सकता है, और वफाकी हुकूमत ने भी ये इशारा दिया है। तो ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि सिचुएशन अगर उन्हें ये लगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है तो आर्टिकल 245 लग सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से कोई फ़ैसला कर सकती है। तो इस्लामाबाद की हद तक तो मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पूरे मुल्क में कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन होगी अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इस तरह का खुदा न खास्ता ब्लड बाथ टाइप की कोई चीज़ हो जाए तो वो तो फिर पूरा सिस्टम ही चला जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा माजरत के साथ नज़ीर लगारी साहब की इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जी, ये हम किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं कह सकते कि इसका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये कह सकते हैं ठीक है किसी को बैक किया होगा, हर दूसरी पार्टी को कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल रही। इस्टेब्लिशमेंट हमें शरीफ के बारे में भी पता है, इमरान साहब के बारे में भी हम कह सकते हैं। लेकिन 2008, 2013 और उसके बाद इसने एक नया वोटर तो बाहर निकाल के लाए हैं, ये हम सबको नज़र आता है कि एक नया वोटर बाहर आया है, एक नई क्लास बाहर आई है और उसने जाके वोट भी दिया है। अब खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से उन्हीं की गवर्नमेंट है ना, तो 2013 में जिस तरह वो जीते, उसके बाद 2018 में और 2/3 अक्सरियत से आ गए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इस तरह हमें ब्रैकेट नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने 2013, 2014 में खुल के उनको बैक किया, ये शवाहिद हैं। 2018 में हुकूमत उनकी बनवाई, इसके शवाहिद भी हैं। लेकिन इसके शवाहिद भी हैं कि 2022 में वही लोग जो 2013 में 2018 में PDM के लिए नाकाबिल कबूल थे, वो PDM का हिस्सा हैं आज, या उनके इत्तेहादी हैं। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, मज़हर साहब की बात यह है कि जमहूरियत पसंद तो इमरान खान साहब हैं, फ़ौज की बैकिंग रही है, इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी उन्हें मिला रहा है, लेकिन वोटर्स को भी अट्रैक्ट करने में वो कामयाब हुए हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। मैं उनकी बात को मैं डिफर करने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि 2013 में किस तरह से हुआ और किस तरह से इनको लॉन्च किया गया और किस तरह से इनको जो पहला कराची की जलसा है उसका पस मंज़र भी हमें मालूम है, एक एक चीज़ का पस मंज़र मालूम है, फाइनेंसेस का भी मालूम है कि किस तरह से आए थे और कौन किस तरह कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने, बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद बाद में आएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं शायद हमारी ज़ुबान न खुले, लेकिन हम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन बनाया गया था, इलेक्शन हुआ नहीं था, इलेक्शन बनाकर इनके हवाले किया गया था। और अब जो सूरत हाल है, अब ये सूरत हाल कौन मास्टरमाइंड जो है इनको लेकर चल रहा है कि किस ये जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवान चढ़े हैं, अचानक जो है वो इनका विजडम था, दानाई थी, मुतालिया था, ज़बरदस्त इनका इनकलाबी मुतालिया इन्होंने किया था, कोई चीज़ जिसने इनको अब भी वो ये कह रहे हैं, फौज से कह रहे हैं भाई आपने गलत किया है, इनको ले आए हैं आप। ये प्रोसेस तो डेमोक्रेटिक था, आईनी था, आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो अब वो इनको शिकवा ये है कि क्यों रोका है, आपने रोका क्यों नहीं इनको,
आप इनको क्यों जो है इनको इस प्रोसेस में मुझे क्यों नाकाम होने दिया, मुझे क्यों फेल होने दिया है, मैं क्यों फेल हो गया हूँ, और आप लोगों ने क्या किया है। वो उस दिन बता रहे थे कि जी मुझसे अगर पूछा मुल्क का मसला क्या है, जब मैंने बताया कि फला मसला, नहीं यार आपको समझ नहीं आता, अपोजिशन मसला है। और वो इस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं। डेमोक्रेसी से कोई बात, आइन से कोई वास्ता नहीं है। आइन की आर्टिकल 95 कहती है कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये आज तक इस बात को नहीं मान रहे हैं। और वो जोड़ रहे हैं अमेरिका को, आर्मी चीफ को और इन पार्टियों को मिला रहे हैं कि जनाब इनने मिलकर हुकूमत को खत्म किया है, और ये कह रहे हैं कि वापस रिवर्ट करें, आप सब कुछ रिवर्स करें, मुझे वापस ले आए। और ये भी नहीं, पार्लियामेंट ना लाए, ये लाए वापस। तो ये होती है जमहूरियत। यानी जब हुकूमत में रहे कितना अरसा, इन्होंने कहा मैं अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, जब कभी अपोजिशन में वो इन्होंने कहा मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा कहीं नहीं होता है किसी जगह पर। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। इफ्तिखार अहमद साहब, इमरान खान साहब पॉपुलर तो हो चुके हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा मदद मांग रहे हैं? क्योंकि पीटीआई तो कहती है कि हमें मदद नहीं चाहिए, हमें इंतखाबात चाहिए। इंतखाबात आईनी तौर पे जिन्होंने करवाने हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको आईनी तौर पे करवाने चाहिए जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, असेंबली तोड़े पंजाब की, असेंबली तोड़े खैबर पख्तूनख्वा की, अगर इतनी जमहूरियत की रट लग रही है, और जो आप जैसे साथी उनको इतना समझ रहे हैं ना, तो पॉपुलैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन करा के वहाँ पे खेल किया जाए। आइए, पॉपुलैरिटी है तो तोड़े असेंबलियाँ। जब ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे, मैं एक साफी मैं भी हूँगा इनके साथ जो मुतालबा करेगा कि इलेक्शन करवाओ। बिल्कुल ठीक। ये किस किस्म के इलेक्शन चाहते हैं? सिलेक्टिव किस्म के इलेक्शन चाहते हैं, अपनी मर्जी के इलेक्शन चाहते हैं, अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चाहते हैं, और ये जत्थेबंदी करके जाके दबाव डालना चाहते हैं वफाक की हुकूमत पे। आज ये है, कल कोई और मजहबी ग्रोह होगा, फिर कोई और मजहबी ग्रोह होगा, और फिर मुमकिन तौर पे सियासी ग्रोह भी होंगे, तो जाके जत्थेबंदी क्या करेंगे? आप किधर जा रहे हैं? आप अच्छे भले साफी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सिर्फ कौमी असेंबली को जमहूरियत समझते हैं क्या? अगर करप्ट है, कौमी असेंबली में बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग करप्ट है, तो वही करप्ट पार्टी के लोग कैसे ईमानदार हो गए पंजाब की गवर्नमेंट में जी, पंजाब की असेंबली में? मुझे ये फलसफा भी तो बताएं। अगर आसफ जरदारी करप्ट है और बेईमान है और पैसे खाता रहा है, तो उसी आसफ जरदारी के बंदे जो हैं उस पार्लियामेंट में बैठ के कैसे सादोकर अमीन हो गए? क्या खेल करना चाह रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल। आई बिलीव इन इलेक्शन, आई वांट इलेक्शन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन आए। बिल्कुल। जहाँ तक रहा वजीर आजम के इख्तियारात, मैं कंप्रोमाइज नहीं चाहूंगा, और मैंने कभी भी इस मामले को हमायत नहीं की। कोई भी वजीर आजम हो, इमरान हो, नवाज हो, या ए हो और बी हो, प्राइम मिनिस्टर को जो इख्तियारात आइन में दिए गए हैं उसको एक्सरसाइज करने का पूरा उसका हक है, जत्थों का नहीं है। फॉर गॉड सेक, मेरा मुल्क है, इनका भी मुल्क है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल चुका, खत्म का। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर लगारी साहब और मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।